अच्छा हो गया ना। ठीक है। तो नमस्कार, स्वागत है। और शाम को 4:04 हो रहे हैं। तो विज्ञान की इस एनसीईआरटी कार्यक्रम में चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्लास 6 संपन्न कर लिया था पोषण और स्वास्थ्य वाले टॉपिक को लेकर के। आज हम क्लास 7 के पोषण और स्वास्थ्य को देखेंगे कि आखिर कक्षा 7 में कोई टॉपिक क्या पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अगर वो दिख जाएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें लिखा है प्राणियों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये टॉपिक उसी सेक्शन से जुड़ा हुआ है जिससे हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी का एक पोर्शन हमने फाइनल किया जो इसका नाम था पोषण और स्वास्थ्य। तो आज उसी का 7, फिर इस तरह से 8, फिर इस तरह से 9, फिर इस तरह से 10th 11th। तो ऐसे ही हम बायोलॉजी का एक सेक्शन, फिर बायोलॉजी का दूसरा सेक्शन, बायोलॉजी का तीसरा सेक्शन। तो हमने बायोलॉजी के जो 4 से 5 सेक्शन आपको बताए हैं बिल्कुल शुरुआती दिनों में, उन पर हम आपकी पूरी की पूरी जो पकड़ है उसे बना देंगे, है ना। तो ये काफ़ी शानदार होगा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसको आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं और आसानी से समझ रहे हैं, है ना। तो आप में से बहुत से लोग मुझे पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, और इस एनसीईआरटी क्लास में हैं भी, है ना। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल हूबहू वही नोट्स बना रहे होंगे जैसा मैं पढ़ाता हूँ। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इसमें सीखना है और सीख करके सभी बातों को लिखते चलना है। अमूमन आप एनसीईआरटी खुद भी पढ़ सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप हमारे साथ मिलकर के पढ़ते हैं और एक तरीके से हमारी जो पढ़ने की अवधारणाएं हैं उनको लेकर के आगे चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार होता है, काफ़ी काफ़ी कुछ जानकारियां होती हैं। ये इनसे बात कोऑर्डिनेट। तो इन सभी बातों को लेकर के हम चलेंगे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, बिल्कुल आप हमारे जैसा ही बना रहे हो, ये थोड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। हाँ, छोटा सा है ना। हाँ ठीक है, आपके कमेंट हम देखना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे कार्यक्रम में। तो सीधे क्लास की तरफ चलेंगे और आज जो पढ़ना है उसे लेकर के चलेंगे। तो एक सुंदर सा नोट्स होना चाहिए, तो लिखिए कॉपी में टॉपिक 2 यानी कि लेसन 2। और क्लास 7 है ये, विज्ञान और विज्ञान एनसीईआरटी का। और ये हमारा लेसन 2 है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आइए देखा जाए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल वाले टॉपिक में हम करीब करीब 8 ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें कवर करना है ना। तो हम क्या सीखेंगे इसमें। पहला, कि प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। अलग अलग प्रकार के प्राणी प्राणी और अलग अलग प्रकार के जब प्राणी हैं तो उनमें पोषण की प्रक्रिया कैसे होगी। और प्राणियों में जो खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और दूसरा, मानव शरीर में पाचन की व्यवस्था कैसे होती है। और पाचन की व्यवस्था के दौरान मुख गुहा अथवा मुख गुहिका की चर्चा करेंगे। और भोजन नली अथवा ग्रसिका के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत का जिक्र करेंगे यहाँ पर। और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की क्रियाएं कैसे होती हैं यह भी एनसीईआरटी बता रही है। और साथ ही साथ अमीबा में जो संभरण और पाचन होता है वो कैसे होता है। यानी कि छोटे से अमीबा से लेकर के बड़े से इंसान के पूरी पाचन व्यवस्था को, उसके पूरी पोषण व्यवस्था को इस पूरे टॉपिक में बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है और उन प्रक्रियाओं को हम जानेंगे। आइए एक बार इसको अंग्रेजी भाषा में देख लेते हैं। लिखा है कि पहला हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में, जानवरों में न्यूट्रिशन की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। मेथड ऑफ द फूड एंजेंशन इन एनिमल, यानी कि एनिमल में फूड एंजेंशन की विधियां। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ओरल कैविटी, है ना, या वकल कैविटी की चर्चा करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और अगला जो पॉइंट होगा वो होगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। और सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है और डाइजेशन है वो कैसे होता है। तो कुल यहाँ भी हम 8 टॉपिक कवर करेंगे
यानी कि हिंदी भाषा के 8 टॉपिक और अंग्रेजी भाषा के समान वही टॉपिक जिन पर चर्चा करनी है। उम्मीद है कि आप हिंदी भाषा में सहज होंगे हमारे साथ, और अगर आप अंग्रेजी भाषा में एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप टू द पॉइंट और काफी ज़्यादा समझते हुए अंग्रेजी भाषा में अपने नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाने की प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी भी विषय का हो, यानी कि किसी भी अपने लैंग्वेज का हो, भाषा का हो, उन सभी को मेरी यही सलाह है, वो चाहे हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो, बिना नोट्स के मत पढ़िएगा। सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ से नोट्स बना ले गए तो मान के चलो कि आपका जो यूपीएससी की तैयारी का जो भाव है वो यहीं से जन्म लेना शुरू कर देगा, है ना। आप में से बहुत से लोग अलग अलग परीक्षाओं में इस समय लगे होंगे, लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप बड़ी शानदार तरीके से विज्ञान को बहुत ही समन्वित तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव वे में आपको इसकी स्टडी करनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट समझना है। तो आइए देखा जाए क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहली बात जो है वो प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया है। अच्छा, हमने आपको क्लास 6 के दौरान, अब यही है कि इसीलिए हमने बायोलॉजी को एक तरफ किया है, फिजिक्स को एक तरफ किया है, केमिस्ट्री को एक तरफ किया है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से लिंक लेना चाहते हैं। जब हम बातचीत कर रहे थे कि क्लास 6 में कि पोषण क्या होता है, तो हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हम व्यंजन के तौर पर जानते हैं, उन सभी भोज्य पदार्थों के द्वारा हम अपना पोषण प्राप्त कर रहे थे। और पोषण के दौरान हमें मिल क्या रहा था? तो जवाब होगा, हमें पोषक तत्व मिल रहे थे, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट था, वसा थी। अभी सुनिए बस, खाली अभी लिखना नहीं, लिखना तो बताऊंगा मैं। कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन था, है ना। इसके अलावा हमारे पास विटामिन थे, खनिज लवण थे। ये सभी चीजें जब हम मिली तो इनको हमने कहा कि ये पोषक तत्व मिल रहे हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके, इन्हीं पोषक तत्वों की सहायता से हमारी पूरी की पूरी जो शरीर है, बॉडी है, वो सक्रिय रहती है, ऊर्जा प्राप्त करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करती है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है, और साथ ही साथ हम अन्य सभी मानवीय क्रियाओं को करने में अपनी सक्षमता जाहिर कर लेते हैं। ये तमाम काम वहीं हो रहे थे। लगभग वही प्रक्रिया यहाँ पर लिखा है कि देयर आर सम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कुछ ऐसे जो जटिल सब्सटेंस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, है ना। सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, लाइक है फैट एंड प्रोटीन। मेनी एनिमल कैन नॉट यूज दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनडायरेक्टली इन द फॉर्म, यानी कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इन्हें डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, आगे लिखा है कि देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इनटू द सिंपल सब्सटेंस। द कन्वर्जन of breaking of the complex food into simple substance is called as a breakdown of the food, and process is called as digestion। क्या कहलाएगा? digestion कहलाता है। on the basis of the digestion we get nutrients in different form and it provide nutrition of the living beings। यानी कि जब digestion हो तो हमें अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त होते हैं, और इस तरह से हम किसी भी जीवधारी का जो पोषक तत्व है उसे हम दे पाते हैं। तो ये बातें हमें अपनी कॉपी में एक शानदार परिभाषा के तौर पर लिख लेनी है। तो जो अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहे हैं वो इसे अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे, देयर आर सम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, यानी कि लाइक फैट एंड प्रोटीन। मेनी एनिमल कैन नॉट यूज दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डायरेक्टली इन द फॉर्म, therefore it is necessary to convert them into simpler substance। The conversion or breaking of the complex food into simple substance, simple food, is called the breakdown of the food, and the process is called as digestion। And on the basis of the digestion we get nutrients in different form and the provided nutrition to the living beings। ये जो जीवित जीवधारी हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा आप अपनी भाषा में इसे पॉइंट कीजिएगा, हिंदी भाषा में, तो हम लोग इसे कई बार बिंदुवार समझते रहेंगे, है ना। लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए प्राणियों में जो भोजन ग्रहण किया जाता है, जो भोजन ग्रहण किया जाता है उससे सीधे तौर पर हमें
पोषक तत्व नहीं मिल पाते, उससे सीधे तौर पर हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते, बल्कि भोजन में मौजूद भोजन में मौजूद विभिन्न जटिल खाद्य पदार्थों को विभिन्न जटिल खाद्य पदार्थों को जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना होता है। खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में सरल खाद्य पदार्थों में बदलना होता है। सरल खाद्य पदार्थों में बदलना होता है। और यही प्रक्रिया लिखिएगा, और यही प्रक्रिया भोजन का विखंडन कहलाती है। यही प्रक्रिया भोजन का विखंडन कहलाती है। यही प्रक्रिया भोजन का विखंडन कहलाती है। लिखिएगा, विखंडन के पश्चात मिलने वाले पोषक तत्व प्राणियों का पोषण करते हैं। मिलने वाले पोषक तत्व प्राणियों का पोषण करते हैं। प्राणियों का पोषण करते हैं। ठीक है ना? क्या करेंगे? कुछ भी जो आप भोजन खा रहे हैं उस भोजन को हमें सरल रूप में तोड़ देना है, और जब हम उसके सरल रूप को तोड़ देंगे तो ही हमें यहां से क्या मिलेगा? तो जवाब है कि हमें मिल जाएगा मुख्य तौर पर सरल पदार्थ, और वही सरल पदार्थ हमें मुख्य तौर पर लास्ट क्लास में सर गुस्सा हो गए थे इस वाले, नहीं ऐसा नहीं है कि गुस्सा क्यों होगा। ठीक है, लिखिएगा, वही सरल पदार्थ हमें क्या करता है सर? गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ ठीक, लिखिए, वही सरल पदार्थ हमें क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करते हैं। अब सवाल आता है कि प्राणियों में पोषण कैसा होता होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्राणियों में कोई कमेंट मत करो, ठीक है? सरल रूप में तोड़ना क्या होता है? सरल रूप में तोड़ने का मतलब ऐसे समझना कि जैसे मान के चलो, इसको और आसान समझते हैं। आपने दाल चावल खाई, है ना? हमें भोजन सामान्य क्या मिला? दाल चावल या सब्जी मिल गए। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम इसे ग्रहण करेंगे, यानी कि इंजेंशन करेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण, यानी कि इंजेंशन करना शुरू कर देंगे। अब इंजेंशन करने के दौरान क्या होगा? दांत से चबाएंगे आशा से, और चबाने के बाद गटक लेंगे, और जब चबाने के बाद गटक लेंगे तो ये हमारे पाचन तंत्र का क्या हो जाएगा? हिस्सा बन जाएगा। ठीक है ना? पाचन तंत्र का, या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब ये इसका हिस्सा बन गया। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यही काम क्या करेगा कि भोजन को तोड़ेगा। क्या करेगा? भोजन को, जो आपने दाल चावल खाया है उसे तोड़ना शुरू करेगा, है ना? और जो तोड़ना शुरू करेगा तो अब चूंकि दाल चावल बड़ा बड़ा दाल चावल था, है ना, अब ये छोटा छोटा हो जाएगा। आपने एक तो दांत से तोड़ा, एकदम पीस पीस, कभी अगर कुछ कंकड़ वगैरह फंसा होगा तो लौटाए होंगे खनवा, तो दिखा होगा कि एकदम जो रोटियां खाए थे वो एकदम से पिघल सी गई है। कुछ बड़े बदमाश फिर से निकल जाते हैं। तो वो एक तो तोड़ दिया दांत से, लेकिन दांत से ही तोड़ना काफी नहीं है, बल्कि शारीरिक जो पाचन क्रियाएं हैं उसके द्वारा भी तोड़ा जाना चाहिए। अब क्या होगा? जब इसका ब्रेक डाउन होगा या टूटेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ये सरल पदार्थों में, किसमें? सरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो सरल पदार्थ हैं वो हैं क्या? अब सोचो कि आपके भोजन में क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। आपके भोजन में क्या था? वसा थी। आपके भोजन में और क्या था? तो जवाब होगा कि प्रोटीन था। तो अब यही सारी चीजें जो कि जटिल हैं, क्या है ये जटिल कहलाती हैं।
अब यही सारी चीजें टूटना शुरू हो जाएंगी, किस में? सरल पदार्थों में। कैसे टूटेंगे? ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ग्लूकोज बन जाएगा। अब यही जो ग्लूकोज है ये अब कहाँ चल जाएगा? ये अब हमारे सेल में, कहाँ पर? ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा? सेल में पहुंच जाएगा। और ये सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसको बना लीजिएगा, सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे कन्वर्ट कर देती है एटीपी में। किसमें? एटीपी में। तो नॉर्मली हमने आपको एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज का, यानी कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया वह कार्बोहाइड्रेट भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज कहां पहुंच गया? सेल में पहुंच गया बाया ब्लड। और जब सेल में पहुंचा तो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बना दिया? एटीपी बना दिया। और इसी एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल करके हम क्या पाते हैं? एनर्जी, दिन भर की ऊर्जा हमें एटीपी से मिलती है। तो अब ये कहने का असर यही है कि भोजन का ग्रहण करना और भोजन को पाचन तंत्र का हिस्सा बना देना, ध्यान देना, भोजन को पाचन तंत्र का हिस्सा बना देना ही क्या कहलाएगा? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया। और जब तक जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में नहीं टूटते तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलती। और हमारा सारा मामला किसका है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है। और ऊर्जा हमें किस में मिलती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के रूप में मिलती है। बात समझ में आई? यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था लिख करके। उम्मीद है ये आपका बन गया होगा। इसको ठीक उसी के नीचे आप बना सकते हैं कि जो हमने भोजन ग्रहण किया, इंजेंशन किया, उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन हुआ तो सिंपल फूड में आ गया लाइक ए ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ चला गया? ब्लड के थ्रू सेल में आ गया, और सेल के माध्यम से कहाँ आ गया? तो हमने कहा कि ये अब बन गया एटीपी। ओके, अब ध्यान देना। मन में सवाल आता है कि चलिए ठीक है, अब हम क्या प्राप्त कर गए हैं? अब हम एक तरीके से सरल खाद्य पदार्थ प्राप्त कर गए हैं। लगभग यही सारी बातें जैसे मनुष्य है, जैसे अलग अलग जानवर हैं, लगभग सब यही कर रहे हैं। हर जीवधारी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। हम आपके सामने कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मान के चलना, ये एक शिशु है। क्या है? यह एक शिशु है, ठीक। यह एक मरमर पक्षी है ना, मरमर पक्षी। और यह एक सांप है, ठीक है। यह एक, यहां पर लिखेगा, यह एक सांप है। और यहां पर मैं एक और जानवर कर देता हूं, यह एक बगुला है। क्या है? बगुला है। अच्छा, बताना जरा कि क्या आप चारों जीवों के भोजन करने की प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं? एटीपी आगे चल के समझाएंगे, अभी ऐसे समझ लो कि जो हमें ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में, ठीक है। क्या शिशु जैसे दूध पीता है ठीक वैसा ही मरमर पक्षी भी भोजन करता होगा? क्या सेम तरीका सांप का होगा? क्या सेम तरीका बगुले का होगा? अब आपको ये होमवर्क के तौर पर समझना है कि ऐसा संभव हो सकता है। कल की पीडीएफ नहीं मिली है, मिल जाएगी, अभी बोल दूंगा। सर हमें भोजन पचता नहीं है, किसकी प्रोसेस? अब पता नहीं क्या होता है, खराब पीना खाओगे तो कहां से पचेगा? सवाल बताना, क्या चारों उदाहरण एक जैसे भोजन करते हैं? उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं। क्यों? जैसे अगर मैं घोंघे की बात करूं, स्नेल की बात करूं, तो आप जरा बताना काइंड ऑफ फूड, ये घर का काम है आपके लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी सर्च करनी है। आप जरा सर्च करना कि घोंघा किस प्रकार का आहार लेता है और उसके आहार लेने की विधि क्या है। दूसरा सर्च कीजिएगा कि जो चींटी है वो किस प्रकार का भोजन खाती है और भोजन खाने का उसका तरीका क्या है, इसको फिलिंग कीजिएगा। जो बाज है वो किस तरह का भोजन खाता है, शाकाहारी खाता है या मांसाहारी खाता है, और उसका मोड क्या है, किस तरह से भोजन करेगा। जो हमिंग बर्ड है या मरमर पक्षी है वो क्या खाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो जू है या लीस है वो क्या खाती हैं, मस्कीटो क्या खाते हैं, तितली क्या खाती हैं और मक्खी क्या खाती हैं।
और इनके खाने का तरीका। अब कुछ तो छील के खाते होंगे, कुछ चबा के खाते होंगे, कुछ काट कर खाते होंगे, कुछ पकड़ कर खाते होंगे, कुछ निगल जाते होंगे, कुछ शाइफनी है, कुछ अस्पंजी है, कुछ चूस के खाते होंगे। यानी ये आपके घर का काम है, एक बार किताब उठाना और इस पर सोचना कि क्या ऐसा कुछ है। आपने कभी सोचा था कि जैसे हम ngम ngम करके खा लेते हैं, क्या ऐसे घोंघुआ भी खा लेगा इसे ऐसे करके? उत्तर है नहीं। इसको बनाना नहीं है, इसको होमवर्क के तौर पर लिखिएगा और ऐसे नाम लिख देना और आज घर जाके मोबाइल फोन उठा के ढूंढना, है ना, एक काम करना। इसके बाद यूपीएससी वाली बैच, यार भाई यार ये सब मत कर यार, पढ़ाई लिखाई करें, बहुत मार मार देंगे समझ लो। मतलब क्यों ऐसा करते हो सर? 24 में फ्री देना है जनरल साइंस के लिए, कौन सा करते? अभी जो पढ़ रहे हो पढ़ लो, है ना। हम देखो कमेंट नहीं देखे सुबह से आके, अब भी देखना ही बंद, लास्ट में देखेंगे, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक, तो ये मोबाइल में आज जाके ढूंढना, मैं कल बताऊंगा भी कि कौन कैसे क्या खाता है। थोड़ा आप भी वर्कआउट करो, है ना। वर्क बुक जानते हो, बहुत पहले कक्षा 9-10 में वर्क बुक आती थी। तो उसमें क्या होता था कि एक काम किया करो आप सभी लोग, जैसे कि अगर आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो अच्छे रिजल्ट के लिए काम ये करिएगा, है ना। ये जो नेहा कुमारी है इनको तत्काल ब्लॉक कर दो, तो पहला काम करो। अभी मना करने के बाद ही पूछ रही बैच कब आएगा, ठीक। हाँ, अच्छा रहने दो मत करो बेटा, मान जा, है ना। गाइड की अभी आवश्यकता नहीं, गाइडेंस का कार्यक्रम लाएंगे, अभी पढ़ाई कर लो, ठीक। तो अब जरा बताना कि भाई ये जो जू है, हमें खोपड़िया में ऐसे रहती काटती है ना, ऐसे ऐसे करती रहती है, अभी क्या खाती होगी? क्या मजा, जैसे अब जू के सामने दाल भात रख दें, खा ले, ले खा, खा लेगी? नहीं खाएगी ना। अब जैसे बटरफ्लाई है ना, तितली है, मक्खी है, क्या खाती है? आपने कभी मक्खी को पानी पिलाया है? जरा बताओ। एक दिन मैंने मक्खी को पूरी सब्जी दी, वो खाई ही नहीं, कह रही मैं नहीं खाऊंगी। तो हर जीवधारी अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं और हर जीवधारियों के खाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। इंसान के अलग तरीके हैं, जानवरों के अलग तरीके हैं। तो आज जाकर के इसे सर्च कीजिएगा। एनसीईआरटी आपको बच्चा बनने की अनुमति देती है, बचपन के दौर में आपको लेकर के जाती है, ठीक है ना। सर जब आप मारने को बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, खून पीती है ना। तो सर इनको रुखसार खातून को भी ब्लॉक कर दो, पहला काम करो, है ना। राजेंद्र जहाँ सर ठीक से स्टडी कराओ। अच्छा भैया, गलती हो गई हमसे, है ना, आप ना होते तो मैं जा ही ना पाता, ठीक। चलिए, तो इसको आप घर पे जाकर के एक बार इस पे सर्च कीजिएगा कि किस तरह के जीवधारी किस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं, ठीक। आइए बढ़ा जाए। एक बड़ा अद्भुत सा यहाँ पर सत्य लिखा गया है जो कि आपकी एनसीईआरटी में बहुत शानदार तरीके से दिया गया है। वो क्या है उसको देखो। स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है और पुनः आमाशय शरीर के अंदर चला जाता है। और आहार मतलब हद है भाई ये। स्टारफिश एक ऐसी वर्कबुक के बारे में मतलब यही बता रहा था मैं कि ठीक पीछे देखना कि ठीक पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं एनसीईआरटी के हर टॉपिक के। अब क्लास पढ़ के जाया करो तो उसको लगाने का प्रयास किया करो, एकदम कक्षा 5-6 के बच्चों की तरह, 7 के बच्चों की तरह, है ना। तो एक आपके अंदर आइडिया जनरेट होगा। तो ये स्टार फिश क्या करती है, जैसे मान किसी को पकड़ी, अपना आमाशय बाहर निकाल लेगी और उसी के ऊपर ऐसे ले जाके रख देगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर फोटो बना होगा, ये देखो, ये स्टार फिश का आमाशय है और उसी आमाशय में ऐसे लपेट ली और धीरे धीरे उसका अंदर का मामला निकाल लेगी और फिर ले जाके पचाएगी। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जीवधारी है जो भोजन करने के लिए अपना आमाशय ही बाहर निकाल लेता है। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, हम जीभ भाली ऐसे जीभ निकालेंगे बाहर बस, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा है, ठीक है। तो ये एक रोचक तथ्य है, पता नहीं आप जानते थे कि नहीं जानते थे कि स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है। After opening the cell, the starfish pops out the stomach through the
mouth and eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and then food the slowly digest. यानी कि ये अपना अंदर का पेटवा बाहर निकाल लेगी, उसमें जो घोंघा सीप उसमें घुसा देगी और उसका अंदर का जो मुलायम जानवर निकाल के खा लेगी और फिर अंदर पेट कर लेगी। मतलब सोचो कि एक ऐसा जानवर स्टार फिश है, यहाँ पर बना हुआ चित्र कक्षा एक तरीके से 7 की पुस्तक में लिखा गया है कि जो अपना स्टमक या पेट बाहर निकालती है। तो इनके अपने तरीके हैं। मतलब एक रोचक तथ्य दिखाया गया कि भाई हम तो गजब खाते हैं, हम तो नॉर्मल भोजन किए और काट काट के खा लिए, लेकिन ये एक ऐसा जीवधारी है जो भोजन करने की बहुत बिरला ही तरीका निकाल लिया है ना। पेट को बोलते हैं आमाशय, बिल्कुल। स्टमक, तो स्टमक बाहर निकाल लेना और स्टमक बाहर निकाल खाना और खा के अंदर कर लेना। मतलब इसके पास मुंह है ही नहीं, और जब मुंह है ही नहीं तो सीधी सी बात है यही काम करेगी। तो ऐसे ही मैंने जो आपको होमवर्क दिया कि भाई जरा ढूंढना इस चीज को कि ये जो जानवर हैं इससे पहले वाले, जुआ है, मधुमक्खी है, तितली है, ये सब कैसे खाते होंगे, इनके खाने के तरीकों को देखा जाए, सवाल हो सकता उठ जाए। खैर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हुए हमें स्टारफिश तो दिख ही रहा है, ये भोजन देखो इसका आमा से बाहर आया है और अंदर से जो मुलायम जीव है उसको निकाल के ले जा रहा है। काफी बेहतरीन है। अब लिखेगा मानव में पाचन की प्रक्रिया। अगला जो टॉपिक है वो है मानव में पाचन की प्रक्रिया। लिखेगा मानव में पाचन की प्रक्रिया। मानव में पाचन की प्रक्रिया, हाँ पूरा सिस्टम है उसका अलग है, बस दिमाग में इसको रखे रहिएगा और नोट भी कर देना है ना। जो आपको नोट्स बना रहे हो उसमें प्रॉपर नोट कर देना। लिखिएगा मानव में पाचन की प्रक्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। लिखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में पाचन की प्रक्रिया। लिखा कि वी टेक फूड थ्रू द माउथ एंड ग्राइंड इट विद द टीथ एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द digestive system. With the process of the digestion, absorption and assimilation etc, the waste material are finally thrown out. In this way, the entire digestive system of the human being completed. To complete the entire digestive system, the digestive system divided into 2 part. कितने पार्टों में लिखा है? पहला एलिमेंट्री कैनॉल और दूसरा लिखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि मानव का जो पाचन तंत्र है, ठीक है, मानव का जो पाचन तंत्र है वो मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बढ़ता है। तो हिंदी में लिखिएगा हम भोजन को ग्रहण करने के दौरान, अभी से अंग्रेजी वाले अंग्रेजी अपना नोट कर लेंगे, आपको पीडीएफ कल वाला नहीं मिला, मिल जाएगा भैया, है ना। लिखिएगा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। लिखिएगा हिंदी में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, 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 इंजंक्शन बोलते हैं। हम भोजन को ग्रहण करते हैं तथा दांत के द्वारा पीस कर उसे पतला और लुगदी नुमा बनाते हैं। पीस कर उसे पतला व लुगदी नुमा, इसको बोलते हैं लाइक ए पल्प। कैसा बनाएंगे? लुगदी नुमा या लाइक ए पल्प, लाइक ए पल्प, लुगदी नुमा बनाते हैं। देखिए इसके बाद पाचन तंत्र की कई प्रक्रियाएं होती हैं। लिखिएगा इसके बाद पाचन तंत्र की कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे, लिखिएगा जैसे भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, इसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। तथा भोजन का बहिष्करण, भोजन का
बहिष्करण, भोजन का बहिष्करण, ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। लिखिएगा, संपूर्ण पाचन तंत्र के बाद, संपूर्ण पाचन तंत्र या पाचन व्यवस्था के द्वारा, पाचन व्यवस्था के द्वारा हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। लिखिएगा, तथा पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया दो भागों में बंटती है, पाचन की प्रक्रिया दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में बंट जाती है। पाचन की प्रक्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। लिखिएगा, भोजन को ग्रहण करना, और जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो क्या करेंगे, दांत से चबाएंगे और चबाने के बाद उसे पीसकर पतला या पल्प कर देते हैं, है ना। विथ इंजेंशन ऑफ द फूड, विथ इंजेंशन ऑफ द फूड, teeth act as a mechanical work on food and or make a food like as a pulp, make a food like as a pulp, and all over digestive system, all over digestive system, लिखिएगा, पूरी जो पाचन प्रक्रिया है many processes means absorption of the food, assimilation of the food and exertion of the food। लिखिएगा, during complete digestive system, पूर्ण पाचन प्रक्रिया के दौरान वी फाउंड न्यूट्रिएंट्स, हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और पाचन की प्रक्रिया को दो भागों में हम बांट लेते हैं। कितने भागों में, दो भागों में, है ना। हर्षवर्धन सिंह राठौर भैया, इससे पहले क्या उर्दू में पढ़ाए थे, इससे पहले जो आपने ये देखा था अभी, ये वाला का उर्दू लिखा है, हम आप अंग्रेजी वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं, ये आप नहीं याद है, हिंदी वालों बेचारों को तो बाद में बता रहे हैं, भूल जाते हो। तो या तो आप बाद में आए हो, या तो आप बिल्कुल ध्यान देने का प्रयास कर ही नहीं रहे हो। इससे और कोई तरीका हम नहीं समझ पाते कि अंग्रेजी वालों के साथ क्या तरीका निकला। यही तरीका है, आपका पूरा फुल रिटर्न है, समझाने का तरीका भी अंग्रेजी में है, हिंदी वालों का बेचारों का बाद में कर रहे हैं, डबल वर्क करके बता रहे हैं। इसके बावजूद अगर जीवन में आपके संघर्ष है तो फिर मुझे नहीं लगता कि संघर्ष प्राप्त करने की भावना क्या होगी आपकी। ठीक, इतना नाटक मत करो, पढ़ाई कर लो। ठीक, तो दोनों बातें संपन्न हुई। तो कितने प्रकार का है, तो ये भी हिंदी में लिखा है कि हम भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं। हमारा पीपीटी पे बहुत प्लान नहीं है, हमारा प्लान टोटल वर्कआउट पे है, लेकिन दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि आप नहीं समझ पा रहे इस चीज को, इसीलिए हमें ये रखना पड़ता है। बाकी अगर आप शानदार तरीके से समझें तो बहुत कुछ एनसीईआरटी में है, पढ़ के आप आते नहीं हो, है ना। घर से आप क्या करिए, कोशिश करिए पढ़ करके आइए, तभी आप यहाँ समझ पाओगे, है ना। तो पाचन को हमने कितने भागों में बांटा, दो हिस्सों में। पहला जो हिस्सा है ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनॉल, या इसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलेंगे, आप भी अपनी कॉपी में जो हिंदी के हैं वो या जो अंग्रेजी के हैं वो दोनों बांट लेंगे, है ना। लिखिएगा, पाचन तंत्र को या डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये लिखिएगा डिवीजन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या लिखिएगा, डिवीजन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और लिखिए नंबर एक, एलिमेंट्री कैनॉल या आहार नाल। क्या लिखेंगे, एलिमेंट्री कैनॉल या आहार नाल। और दूसरा जो बंटवारा है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, इसे हिंदी में कहते हैं पाचक ग्रंथियां। क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथियां, है ना। तो ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगर हम पूरे आहार नाल को एक बार देखने का प्रयास करें कि भाई पूरे ह्यूमन बॉडी में या इंटायर ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनॉल जो हो कैसे होता है, और उस एलिमेंट्री कैनॉल में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, तो हमें ये बातें बेहद आसान होगी। अगर आप किताब खोले होंगे तो थोड़ा सा अगर आप चित्र में देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको चित्र दिखाई देगा पुस्तिका में, यानी क्लास 7 के टॉपिक 2 में, है ना। समझ में आ गया। अब इसको देखना,
यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मुख का मामला है कि हम भोजन करते हैं और भोजन करते हैं तो ऐसे अंदर अंदर जाता होगा, फिर यहां से भोजन सरक के देखो यहां आ गया, अब यहां पर भोजन कुछ देर रहा, फिर सरक के ये भोजन छोटी आंत में गया, छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में गया और बड़ी आंत से भोजन बाहर निकल गया। यानी कि भोजन को ग्रहण करना यहां से, और पूरा पेट का पूरा हिस्सा यानी कि आधा वाला, पूरा पेट का हिस्सा यानी कि आधा वाला, ये जो मामला है ये पूरा आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। क्या कहलाएगा? आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। और इसी आहार नाल में जगह जगह, कहीं मुख में, कहीं पेट में, कहीं आंत में, जगह जगह पर ग्लैंड लगे हुए हैं, और वो ग्लैंड एंजाइम निकाल करके भोजन को पचा रहे हैं, यानी पानी फेंक देते हैं, उसको मिला देते हैं। अब इन दोनों की व्यवस्था को मिला करके क्या बना? पाचन तंत्र बना। फिर से समझना कि हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल इज द पार्ट ऑफ होल डाइजेस्टिव सिस्टम। और होल डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है? तो पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके सामने है। कौन? तो यहां से लेकर के मुख से खाया और मुख से खाकर कहां पहुंचे? सीधे यहां आमाशय में, और आमाशय से सरकते हुए सीधे पहुंच गए छोटी आंत में। हमारे चित्र को देखना। और छोटी आंत से कहां पहुंच गए? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से खाते हुए भोजन को हमने बाहर निकाल दिया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाया, इसी को हमने क्या कह दिया कि ये एक हमारा पाचन तंत्र है। और इसको हमने कितने में डाटा? इसमें हमको बांटा हमने दो हिस्सों में, एलिमेंट्री कैनाल में और डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी जितने लोग बैठे हो सबके पास ये तंत्र व्यवस्था है ना? ये तंत्र व्यवस्था है सबके पास। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या मिलेगा। तो आपको एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले मिलेगा मुख। क्या मिल जाएगा? मुख या माउथ। तथा मुख गुहा। क्या मिलेगा? मुख तथा मुख गुहा। इसे कहेंगे ओरल कैविटी। क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी के तौर पर जानते हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमें मिलेगा ग्रसनी। क्या मिलेगा? ग्रसनी। फेरिंग्स के तौर पर जानते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो ग्रसनी के बाद हमें मिलेगा आमाशय। क्या मिल जाएगा? आमाशय। इसे बोलते हैं स्टमक। क्या बोलेंगे? स्टमक। और थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा, ध्यान देना, छोटी आंत। क्या मिल जाएगा? छोटी आंत। इसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। और थोड़ा नीचे आते हैं तो क्या मिलेगा? बड़ी आंत। क्या मिल जाएगा? बड़ी आंत। या इसे हम कहते हैं बिग इंटेस्टाइन। क्या बोल देंगे? बिग या लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक करके देखा गया, एक एक करके यहां खाए, फिर यहां आए ग्रसनी के पास, फिर यहां आ गए। ये क्या है? आमाशय यहां पर। और आमाशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, सबको मिला के क्या बन गया? आहार नल। लेकिन इन्हीं के बीच में कहीं कहीं हमें ग्लैंड मिलेगी। जैसे जब आप मुख गुहा में एंटर कर रहे होंगे, मुख और मुख गुहा को पढ़ रहे होंगे, यहीं पर आपके सामने अगर मैं अभी ऐसे एक पकी हुई इमली ऐसे लहरा दूं तो क्या होगा? यहां लार आ जाएगी, आएगी ना? तो यहीं से ध्यान देना, एक ग्लैंड हमें मिलेगी जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहेंगे? लार ग्रंथि। इसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे सैलिवा ग्लैंड। क्या बोलेंगे? सैलिवरी ग्लैंड। देखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड। थोड़ा और नीचे आएंगे, हमें ग्रसनी में कोई भी और पाचक रस नहीं मिलता, यानी ग्रसनी में कोई भी ग्रंथि हमें नहीं मिलने वाली। लेकिन जैसे ही हम आएंगे आमाशय में, यहां पर एक ग्रंथि मिलेगी जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि या स्टमक ग्लैंड। क्या बोलेंगे? स्टमक ग्लैंड। क्या बोलेंगे? स्टमक ग्लैंड मिला हमें। भाई वाह। और थोड़ा नीचे आए, छोटी आंत। लेकिन छोटी आंत से पहले पहले हमें और दो ग्रंथि मिलेगी। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना, एक मिलेगा
हमारी बॉडी में एक ग्रंथि है यकृत, इसका नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं लीवर। और एक और ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय, नाम सुना होगा इसका भी। इसे कहा जाता है पैनक्रियाज। क्या लिखेंगे? पैनक्रियाज। और छोटी आंत में जो हमें ग्रंथि मिली, इसे हम कहते हैं आंत्र ग्रंथि। क्या बोलेंगे? आंत्र ग्रंथि के तौर पर जानेंगे, या इंटेस्टाइन ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन ग्लैंड के तौर पर जानते हैं। तो अपनी कॉपी में इस तरह से एक फॉर्मेट क्रिएट करिएगा कि मानव का पूरा जो आहार तंत्र है, मानव का पूरा जो पाचन तंत्र है, मानव का पूरा जो आहार तंत्र है, वो कुछ इस तरह से है। आहार नाल, फिर आहार नाल में कहा नंबर 1 कौन सा हुआ? मुख और मुख गुहा। नंबर 2 ग्रसनी हुआ। नंबर 3 आमाशय हुआ। नंबर 4 छोटी आंत हुआ। और नंबर 5 बड़ी आंत हुआ। और इन्हीं हिस्सों में से हमने ग्लैंड के बारे में देखा। इसके बारे में, ग्लैंड के बारे में। एहमे का मिल गया? लार मिल गया। एहमे कोई ना मिला। और थोड़ा नीचे आए तो इस वाले हिस्से में क्या मिला? आमाशय मिल गया। आमाशय में कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। दोनों बगल बगल में दो मिली, क्या क्या? यकृत और अग्नाशय। थोड़ा नीचे आए आंत में तो क्या मिल गया? आंत्र ग्रंथि, है ना। तो ये जो हमारा पूरा फॉर्मेट है, इस तरह से हम समझ पाएंगे कि मानव को भोजन पचाने की कैसी व्यवस्था अपनानी पड़ती है। तो उस व्यवस्था में यही है जो आपको मैं बता रहा हूं। ये बन जाएगा तो मुझे बता देना। मैं बिल्कुल किनारे हूं जिससे कि आपको दिख सके। बन गया? ठीक, चलिए बढ़ा जाए फिर। जो छूट गया उसको आप खुद लिख लो भाई, है ना। इतना ज्ञान तो आपके अंदर है ही। जो मुझे बता रहे हो उसको खुद ही लिख लो गुरु। सर किडनी कहाँ जहाँ होगा बता देंगे, यहाँ तो नहीं, नहीं बताते ही, है ना। बड़ी आंत में कौन सा ग्लैंड मिलता है? बड़ी आंत में कौनो ग्लैंड नहीं मिलता रे दादा। आप जो लिखवाते हो वही नोट्स है। बिल्कुल, वही तो नोट्स है ही, है ना। बढ़ा जाए आगे। देवता लोगों। ठीक, बन गया। तो अब क्या करना है? मतलब बुधा द्वार के पीछे काहे पड़े हो बे? सबको पता है दुनिया में बड़ी हाथ के बाद गुदा द्वार ही आता है। तो तुम्हारा मारेंगे, समझ लो। आगे बढ़ा जाए। तो पहले क्या पढ़ा जाए? मुख गुहा। आइए देखते हैं, लिखिएगा हेडिंग। अब ये चित्र अगर आप बनाना चाहें तो एक चित्र बना लीजिए, है ना भैया। मैं बना दूं कि आप बना लोगे? मैं एक अपना बना दे रहा हूं, आप भी ऐसे ही बना लीजिएगा। इधर कर लेते हैं, ऐसे बना लीजिए। नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। यहां से बना लेना, एक चित्र बना नीचे बगल में। ठीक है, ये फिगर बनाओ फिर आगे बढ़ा जाए।
ये बन जाएगा ना। ऐसे बना लीजिएगा इसको। अब इनके नामों को थोड़ा लिख लेते हैं। पहला ये है मुख गुहा, ये है ग्रसनी, ये है आमाशय, ये है अग्नाशय, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है यकृत, ये जो मुड़ी हुई रचनाएं आपको दिख रही हैं ये छोटी आंत है, और जो मोटी रचना आपको दिख रही है ये वाला हिस्सा ये बड़ी आंत है। यहीं पर है गुदा द्वार, लो मैंने लिख दिया गुदा द्वार। अब इनको अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा। ये ओरल कैविटी, ये फेरिंग्स, ये स्टमक, ये पैनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर है ये अनस, और ये है बिग इंटेस्टाइन। और ये है लिवर। एकदम शानदार चित्र बना करके नामकरण कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इसी को हमें पढ़ना है, एक एक कर को पढ़ना है ना। पहले मुख गुहा पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी पढ़ लेंगे, फिर आमाशय समझ लेंगे, फिर अग्नाशय की समझ विकसित करेंगे, है ना। आ, फिर हम छोटी आंत पढ़ लेंगे, फिर बड़ी आंत पढ़ लेंगे, फिर गुदा द्वार, और इस तरह से पूरे हिस्से को समझना है। एमपीपीसीएस 2021 में सवाल था एचसीएल कहाँ होता है, इसी में निकलता है, आमाशय। ठीक है प्रदीप। रोशन यादव, ऑपरेशन मैंने कर दिया, अब क्या करोगे? बन गया ना। ठीक। अब एक एक करके पढ़ते हैं। लिखिए नंबर एक, माउथ एंड वकल कैविटी या ओरल कैविटी। लिखिएगा माउथ एंड वकल कैविटी या ओरल कैविटी। इस चित्र में सावधानी से देखना कि क्या क्या आपको दिख रहा है। इस मुख ऐसे किया हुआ है ना। तो क्या दिखा आपको? एक तो दांत यानी कि टीथ दिखा, दूसरा जीभ यानी कि टंग दिखी, तीसरा क्या दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है क्या? तीसरा कुछ दिख रहा है क्या? तो अब तीसरे में दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कई जगहों से मिला करके हम लार ग्रंथि शामिल कर लेंगे, है ना। क्या है ये? लार ग्रंथि है, और इसे हम कहते हैं सेलिबरी ग्लैंड। क्या बोल देंगे? सेलिबरी ग्लैंड बोल देंगे। ओके। ये लार ग्रंथि, ये जीभ,
और दांत। तो कॉपी में लिखिएगा, ये चित्र मत बनाना, यानी और जो दिखे उसको दिखने दीजिए। तीन मेन काम है, वो होंठ थोड़ी पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको हम, कि होंठ के प्रकार कितने होते हैं। लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए मुख और मुख गुहा में, मुख और मुख गुहा में मुख्य तौर पर तीन भाग होते हैं। मेनली देयर आर थ्री टाइप पार्ट इन वकल कैविटी। मुख और मुख गुहा में तीन भाग होते हैं। लिखिए नंबर एक दांत, लिखिए नंबर एक दांत यानी कि तीत। नंबर दो जिह्वा यानी टंग। और नंबर तीन लार ग्रंथि। क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। लिखिएगा मुख गुहा या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी में मुख्य तौर पर तीन भाग होते हैं। आयुष मिश्रा, हम समझ रहे हैं भैया कि फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया गलती हो गई, माफ कर दो, लिख लो। इतना ज्ञानी होने के बाद एनसीईआरटी काहे पढ़ रहे हो आप? थोड़ा हमें मौका दोगे ना वहां तक पहुंचने का, कि बस मन आ गया जो हमने लिख दिया। विवेक सर जी, फेरिंग्स होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमें वहां तक पहुंचने दो प्रभु, समझाने तो दो। इतना ज्ञान होने के बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो आप तो बहुत महान इंसान हो यार। ठीक है, आने दो, वहां तक बताते हैं। थोड़ा धैर्य रख लिया करो, जब वो पढ़ा दिया जाए उसमें कोई आपको लगे यार ये तो गलत बता दिया मास्टर ने, ये चीज ये होना चाहिए, तब बोलो ना। अभी तो हमें पहुंचने दो तो वहां पर। हम अगर कह रहे हैं फेरिंग्स भी पार्ट है तो क्या कर लोगे? है ना, दोनों एक दूसरे के बगल में, और एक कहते हैं कि मध्यस्थता वाला मामला है, तो वहां पहुंचने दो, हम समझाएंगे आपको वहां पर। थोड़ा धैर्य रख लिया करो। इसे नोट करिए, बन गया ये कि तीन पार्ट कौन कौन से हैं? दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि। ठीक, एनसीईआरटी हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं, कुछ सालों से आप पढ़ रहे हो, बस इतना ही अंतर है, तो धैर्य रखो। हम देखो, हमारा जो क्लास से चल रहा है ना, मैं बिल्कुल जो अभी नवयुवक हैं, एकदम शुरुआती कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं बहुत डाउन टू अर्थ धीरे धीरे नहीं बताऊंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे, है ना? बात हमारी समझ रहे हो ना? तो आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, आप लेके रहिए। लेकिन अगर मैं अपने उन छात्रों को नहीं कनेक्ट करूंगा जो बहुत नॉर्मल जानकारी रखने वाले हैं, तो मजा नहीं आएगा, है ना? तो मैं उस हाशिए तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। निश्चिंत रहिए आप। बाकी आप ज्ञानी हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बात होगी। आपने लिखा वो हम समझ गए कि हाँ ये देखो यहाँ पे सुधार करना है ना? ठीक। तो दांत को लेकर के शुरुआत की जाए, मानव के दांतों को लेकर के। तो अब ध्यान देना, ये हमारा जबड़ा है, और इस जबड़े में दांत कनेक्ट हो जाते हैं। नीचे से आप देखेंगे तो तीन जो दांत होते हैं इधर से, तीन दांत, ये मोलर्स होते हैं। कौन से होंगे? मोलर। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं चमड़क। क्या बोलेंगे? चमड़क। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो दो दांत और मिलेंगे, इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर या अग्र चमड़क। क्या बोल देंगे? अग्र चमड़क। ये चित्र बना लीजिएगा। ये एक इस तरह से एक आप जौ या एक तरीके से एक जबड़ा बना लीजिए, और उस जबड़े में सॉकेट लगाते हुए दांत रख दीजिए, है ना? दूसरा, और एक दांत आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं कैनाइन। क्या बोलेंगे? कैनाइन। तो यहां पर पॉइंट कीजिएगा। आप यहां भी देख सकते हैं, इस तरह से दांतों को सेट किया गया है। तो जो कैनाइन है, इन्हें हम कहते हैं रदनक। क्या बोलेंगे? रदनक। और एक लास्ट में दो दो दांत मिलते हैं, इंसाइजर, जिन्हें हम कहते हैं कृंतक। क्या बोलेंगे? कृंतक। तो एक दांत बनाइए, एक ऐसा जौ बना लीजिए जबड़ा, और उसी में फिट करते हुए चले चलिए नंबरिंग के साथ। एक और दो नंबर क्या होगा? एक और दो नंबर इंसाइजर होगा। तीन नंबर क्या होगा? कैनाइन होगा। चार और पांच नंबर क्या होगा? प्रीमोलर होगा। छ, सात और आठ नंबर क्या होगा? तो मोलर होगा। क्या होगा? मोलर होगा। तो नंबरिंग करना, एक नंबर दांत इंसाइजर, दो नंबर दांत इंसाइजर इधर से, और दूसरी तरफ भी। अब इसको हमने बांट दिया ना,
ऐसे। तो इधर भी एक और दो, 3 4 5 6 7 8, 8 दांत हो गए। 8 और 8 16, 8 और 8 16। तो एक नंबर और दो नंबर कृंतक या इंसाइजर, 3 नंबर रदनक या कैनाइन। प्रीमोलर में 4 और 5 नंबर प्रीमोलर। 6 7 8 क्या हो गए? मोलर। कितने हो गए? 6 7 8 क्या हो गए? मोलर। तो इसे इस तरह से बनाइए। इधर भी यही कर सकते हैं कि ये 3 क्या हो गए, आप इसे पॉइंट कर देना कि ये 3 हो गए मोलर। ये 2 क्या हो गए? प्री मोलर पीएम। एक क्या हो गया? इंसाइजर। और 2 क्या हो गए? सॉरी, कैनाइन। और 2 क्या हो गए? इंसाइजर। 2 क्या हो गए? इंसाइजर। तो इसे बनाइए, बन जाएगा ना? एकदम प्यार से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, समझना है एकदम। वो बातें जो छोटी कक्षाओं में हम नहीं समझ पाए, उसे भी समझना है। ठीक है? चमड़क, अग्र चमड़क, मोरल, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर, है ना? बन गया हो तो बताना। बन गया? ठीक। तो इसे एक बार यहां पे देखना दोबारा डिजाइन। तो हमारे पास दांत के लिए ये क्या है? ये हो गया हमारा जबड़ा। क्या हो गया? जबड़ा। इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे बांट लिया। अब एक जबड़े में कितने दांत? 16 दांत। कितने दांत? 16 दांत। अगर हम इसे जबड़ा मान लें तो एक जबड़े में कितने दांत? 16 दांत। और दो जबड़े में 16 16 32 दांत। हम वयस्कता की बात कर रहे हैं, टोटल कितने हुए? 32 दांत। तो अब यहां पर ये बता रहे हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 कितने? नंबर 1 और नंबर 2, ये 1 और ये 2। इधर भी नंबर 1 और नंबर 2। ये कौन से दांत हो गए? ये है इंसाइजर। क्या है? इंसाइजर आई। कौन से हैं? इंसाइजर आई। और फिर नंबर 3 दांत थोड़ा सा नुकीला होगा। नंबर 3 दांत यहां भी हो गया, ये 3 नंबर, इधर भी 3 नंबर। ये क्या कहलाएगा? ये है कैनाइन, यानी कि कैनाइन। और आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 और नंबर 5, ये भी कितने हो गए? नंबर 4 और नंबर 5। 4 और 5 ये क्या हो जाएंगे? प्री मोलर। क्या होंगे? प्री मोलर। ये भी क्या होंगे? प्री मोलर। लिखेगा प्री मोलर। कितने हैं ये? नंबर 4 और नंबर 5। फिर 6 7 और 8, इधर भी क्या हो जाएगा? 6 7 और 8, ये क्या हो गए? मोलर। तो 6 7 8, यहां भी नंबरिंग कीजिएगा। 6 7 और 8 यहां पर बनाना, क्या हो जाएगा? ये मोलर। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? मोलर। याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? दांत को बांटो 8 8 में, दांत को बांटो 8 8 में। तो आगे के दांत नंबर 1 2, बगल के दांत नंबर 3, और बगल के दांत 4 5, सबसे पीछे 6 7 8, सबसे पीछे 6 7 8, सबसे पीछे 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मानो कि सर हमारे दांत पूरे नहीं हैं। हाँ, दांत पूरे होने में लगभग भारत में 19 साल से लेकर के और 24 साल तक, इस उम्र में जा करके लास्ट दांत जमता है, जिसे हम कहते हैं अक्ल की दाढ़। क्या बोलते हैं? अक्ल की दाढ़ कहते हैं, है ना? अक्ल की दाढ़ या विजडम टीथ भी कहते हैं कि भाई जिसको लास्ट के दांत जम गए हैं, वो मान के चलो कि ठीक है, उसका मामला कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसे पॉइंट कर लेना। चलिए, हो गया? बन गया ना? क्लियर हुआ पूरा? याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अक्ल की दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल की दाढ़ या विजडम
टीथ कहते हैं। 32 प्लस किसी को हो सकता है, हाँ चांस बनते हैं, लेकिन बहुत रेयरेस्ट कंडीशन। इंसान जीवन भर में 2 बार, एक बार दांत टूट जाता है तो जीवन भर में उसे 2 बार दांत जमता है ना। जीवन भर में 2 बार दांत जमता है। एक मान के चलो कि दूध के दांत होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ के तौर पर बोलते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ यानी कि अस्थाई दांत। कैसे होंगे? अस्थाई दांत के तौर पर होते हैं। तो दोनों दांतों को आइए एक बार समझ लेते हैं। ये चित्र उम्मीद है आपने बना लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे, है ना। चलिए, तो लिखा है कि आफ्टर इंजेक्शन टीथ मैकेनिकली break down food into small pieces. Teeth are two type: milk teeth, first set of teeth that grow during the infancy and fall at the age between 6 to 7 year, है ना। दूसरी कौन से? permanent teeth, these replace the milk teeth and may last lifetime or fall off during old age or due to some dental disease, कुछ दांत की बीमारियां हो गई तो ये गिर जाते हैं। तो लिखिएगा अपनी कॉपी में दांत के बारे में। लिखिए, दांत भोजन को यांत्रिक रूप में, नीचे परिभाषा डालना शुरू करिएगा। दांत भोजन को यांत्रिक रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। इस तरह पाचन में आसानी होती है, पाचन में आसानी होती है। इस तरह पाचन में आसानी होती है। लिखिएगा, दांत 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 दूध के दांत। लिखिएगा, दूध के दांत, इनकी संख्या होती है 20। कितनी? 20, 10 नीचे और 10 ऊपर। और ये लगभग 6 माह से जमना शुरू होते हैं। 6 माह से जमते हैं और 2 साल तक पूरे हो जाते हैं। 2 साल में ये कंप्लीट हो जाते हैं। और जब उम्र का 6 से 7वां वर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में ये गिरने लगते हैं, है ना। आपके भी गिरे होंगे, हमारे भी गिरे होंगे। तो कई तरह के तरीके बच्चे निकालते हैं। कुछ चूहे की बिल में डाल देते हैं दांत, कुछ दूब घास के नीचे डाल देते हैं, कुछ नदी में फेंक देते हैं, कुछ कुएं में फेंक देते हैं। अलग अलग किंवदंतियां हैं कि इस तरह से दांत हमारा जो नया आएगा वो और ज्यादा सुंदर होगा, बेहतरीन होगा, है ना। तो अगला जो दांत है हमारे पास वो कौन सा है? वो है अस्थाई दांत। लिखिएगा, नंबर 2 अस्थाई दांत। लिखिएगा, 7 से 8 वर्षों में, 7 से 8 वर्षों के बाद ये जमते हैं, बाद जमते हैं। और इनकी संख्या है 32। कितनी है? 32 की संख्या होती है। और ये जीवन भर रहते हैं। देखिएगा, 7 से 8 वर्ष के आसपास जब हम उम्र में आते हैं तो ये जमना शुरू होते हैं और जीवन भर रहते हैं, है ना। बस कोई कहीं चोट ना लग जाए, या बुढ़ापे में अक्सर गिर जाते हैं, या कहीं मान के चलो भाई दांत में कीड़े लग गए हैं तो फिर खराब हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरी कहानी है। जैसे लिखा गया है कि टूथ डिकेज ऑफन कैज बाय द सगरी प्रोडक्ट। जैसे गांव में देखिए तो कुछ ऐसे लड़के जिनके यहाँ बहुत दुलरुआ टाइप का लड़का पैदा हो गया भैया, तो चाचा आ रहे हैं, वो भी टाफी लेके आ रहे हैं, पिताजी टाफी लेके, वो खा के सो गया। अब वो दांतों एकदम करिया करिया दांत हो जाएगा, कहीं काही दांत है पागला कहीं का। तो बहुत ज्यादा जो दुलरुआ टाइप का लड़का है भैया, उसके यहाँ जो है बच्चा जो है उसका दांत सड़ जाता है और फिर वो खराब ही हो जाएगा, है ना। मैं मानता हूं कि ज्यादा दुलार उलार करना नहीं चाहिए, एक थबरा खींच के मार दो, उलट उलट जाए, है ना। तो ज्यादा दुलारने से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को उतना ही प्यार दो जितनी की आवश्यकता है, औकात से ज्यादा मत दो, नहीं तो डिस्टर्ब कर देगा वो। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो खैर, यहाँ पे लिखा है भैया, जब टाफी गोली बिस्कुट खा लोगे ना, चॉकलेट खा लोगे, स्वीट खा लोगे, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोका कोला ठंडा पी लोगे, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे और दांतों अक्सर जाए, खराब हो जाएगा। ये तो आप जानते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये कहानी है, इसे नोट करो।
अस्थाई दांत टूटने के बाद दांत फिर से नहीं आते हैं, 2 ही बार जमता है। मनुष्य द्विबार दंती है। क्या है? मनुष्य द्विबार दंती है। मनुष्य द्विबार दंती। लिखिएगा। मनुष्य हिंदी की स्लाइड से नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी लिख तो रहे पागल, क्या समस्या करे, बोलो उसको लिख नहीं पा रहे हो। लिखिएगा। अंग्रेजी की स्लाइड इसलिए मजबूरी में रखना पड़ रहा है कि यहाँ के अंग्रेजी के अध्यापक भी बैठे हैं, है ना, उनको पढ़ाना पड़ेगा हमें। अब दोनों हम लिखना शुरू कर देंगे तो मुश्किल होगा, इतना समय है नहीं। कुछ तो लिखने दो भाई, सारा पीपीटी कैसे करेंगे। तो आपको भी कैविटी है, अरे बहुत खतरनाक होती है कैविटी, ना हो। साफ सफाई रखा करो, देखो ब्रश करो, सुबह ब्रश करो और रात को सोने से पहले हल्का गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लो, है ना, कुल्ला कर लो। तो इससे क्या होगा कि अ, दतवा जो है वो सही रहेगा। रात को ब्रश मत कर किया करो, वो सब गलत तरीका है, डॉक्टर बताते हैं, लेकिन वो गड़बड़ हुए। और रात को ब्रश करने से नुकसान होता है, लार मर जाती है। तो वही मुंह में नमक पानी रख के कुल्ला करके ऐसी फिर सो जाओ आराम से, है ना। अब रात को बिस्कुट खा के सोओगे तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। कल का नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुआ, कुछ छूटा था, वीडियो चला के लिख लेना, नोट कर लेना, है ना, राजा नहीं हूँ कहीं के। काहे कि एकदम बिजनेसमैन बन जाते हो भाई, नोट्स नहीं मिला मिल जाएगा। वीडियो में है नहीं, पढ़ा नहीं रहे हैं, उसको चला के पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो। मैनेजर बन के पढ़ोगे तो क्या पढ़ पाओगे। पीडीएफ वीडियो मत मांगा करो क्लास में। हाँ, गोट के सबके टूटते हैं भाई, है ना, सारे जानवरों के दांत टूटेंगे। कुछ जानवर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हाथी है, तो हाथी का दांत जीवन भर में कई बार जमता है, मान के चलो 5-7 बार हाथी के दांत जमते हैं। या आपको बताऊं कि मैं, हाँ भाई, अच्छा मैं आपसे दिल से पूछूं कि आपका क्लास छूट गया, पीडीएफ नहीं है बगल में, दोनों मान लो पीडीएफ नहीं है बगल में, तो क्या होगा भाई, वीडियो चलाओ हमारी और वहीं पॉज कर लो, हमें लिख डालो। तो करने वालों का कोई भी रोक नहीं है। और बहाने 1 लाख हैं, 1 लाख बहाने, पीडीएफ नहीं पढ़ा यार, फिर मास्टर एकदम जीवन बर्बाद कर दिया मेरा, तो मैं तो बर्बाद हो गया रे, कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, अब तो पीडीएफ नहीं पढ़ा, अब कैसे पढ़े हम सब। भाई पढ़ने वालों के लिए ना कोई तरीका 50 है। वीडियो पढ़ी है, निकालो, रोको, पॉज करो, लिख डालो। और बहानेबाज जो होते हैं ना, असली बहानेबाज बनाते हैं। ठीक, और बाकी हम दिलवा देंगे, हमारा तो काम ही ये बिजनेस वाला मामला है, तो हम तो डलवाएंगे डलवाएंगे। लेकिन यार स्टूडेंट जब पढ़ के लिखोगे ना, स्टूडेंट बन के जिस दिन पढ़ाई कर लोगे भाई, धरती पलट जाएगी, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। क्या मैं बुरा बोल रहा हूँ बताना किसी को। एलिफेंट के कितने दांत होते हैं, अब आज जाके गिन लेना, है ना। तो हाथी के दांत जीवन भर में 5-7 बार जमते हैं। अब जैसे एक मछली है शार्क मछली, तो शार्क मछली का जो मामला है, वो सप्ताह भर में नया नया दांत जमता रहता है उसका, मतलब कई बार जमते रहते हैं दांत। तो ऐसे लोगों को हम बहुबार दंती कहते हैं, पॉलीफ्यूडेंट कहते हैं। और हम लोग जीवन में 2 बार दांत जमाते हैं तो हम डाइफ्यूडेंट कहते हैं, डाइफ्यूडेंट, है ना। तो यही सारी कहानी है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब दांतों के प्रकार ये तो पढ़ लिया गया शायद, है ना। दांतों के प्रकार तो कर लिया गया है ना, हम लोगों ने देख लिया कि 4 प्रकार के दांत हैं, है ना। कौन कौन से हैं? मोलर हैं, दूसरा प्री मोलर है, और तीसरा कौन सा है? कैनाइन है, और चौथा है इंसाइजर। कौन सा है? इंसाइजर, है ना। ये हैं मोलर दांत। कौन कौन से हैं? 3 दूनी 6। कितने हैं? 3 दूनी 6। और 6, एक एक दांत में, एक जबड़े में 6 मोलर दांत, एक जबड़े में 6 मोलर दांत, तो कितने हो गए? 2 जबड़े में 12, कितने हुए? 2 जबड़े में 12, याद है, अपना फोटो देखना। और प्री मोलर कितने थे? 2, तो 2 दूनी 4, कितने? 4, तो 2 दूनी 4, और 2 जबड़े में कितने हो गए? 8, कितने हो गए? 8। कैनानी कितना था? 1, और 1 दूनी 2, तो 2, एक एक जबड़े में 2 दांत, तो 2 जबड़े में 4 दांत, कितने? 4, तो कितने हो गए इसमें? 4।
ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 हुआ तो टोटल हुए 4। और इंसाइजर कितने हैं? 2। तो 2 दूनी 4। तो एक जबड़े में 4, 2 जबड़े में 8, कितने हुए? 8। तो टोटल आउट कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। तो यही सवाल बार बार पूछता है कि भाई मोलर 12, प्री मोलर 8, कैनाइन 4 और इंसाइजर 8। तो 12 8 20 और 20 8 28, 29 30 2 32। तो टोटल कितने दांत हो गए? 32 दांत। ऐसे ही गुणा भाग करके लिख लो, है ना। समझ पाए है ना। मोलर 3 इधर 3 इधर, तो 6 मोलर नीचे वाले में और 6 मोलर ऊपर वाले में। 6 दूनी 12। प्री मोलर 2 इधर 2 इधर, 4 मोलर नीचे और 4 मोलर ऊपर, तो 4 दूनी आई 8। कैनाइन 1 इधर 1 इधर, 2 और 2 दुआई 4। इंसाइजर ये देखो 2 आगे 2 नीचे, 4 और 4 दूनी 8। ठीक है ना। हिंदी में परिभाषा लिखा है, हाँ तो लिख लो, है ना। बहुत खतरनाक लोग हो तुम लोग यार, मानना पड़ेगा। हम्म, इसमें कौन सी परिभाषा लिखा है भाई? तो क्लियर हुआ। मोलर का 6 और दूनी 12, मोलर का 12, प्री मोलर का 8 और कैनन का 4 और इंसाइजर के 8। चलिए अब ये आपको बताना है कि काटने और दंशन करने वाले, यानी कि कटिंग और बाइटिंग, ऐसे किसी दांत काटे, इस काट दांत दांत काटे, तो कौन कौन से होते हैं काटने वाले और दांत ऊपर वाले? तो आगे 2 और 3, कौन कौन से? निचले में, नीचे जबड़े में कितने? 2 और नीचे 4, याद आ रहा ना। और 4 दूनी 8। इसको बताओ जरा। काटने वाले और चीरने फाड़ने वाले और चबाने और पीसने वाले। अब जरा सर्च करना इसको। च्यूइंग और ग्राइंडिंग वाले, प्रेसिंग और टेयरिंग वाले। 21 23 21 23 फार्मूला लिख रहे हो। ठीक है, इसको सर्च करना जाके आज कि किस दांत से चीरते हो, किस दांत से फाड़ते हो। ये उनका टेबल है एनसीईआरटी वालों का, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। अब आगे है जीभ या टंग, लिखिएगा जिह्वा या टंग। लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, वो ये कह रहा है कि इस कार्यक्रम को यहीं पर रोक लिया जाए। तो हेडिंग डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में, जिह्वा या टंग, जिह्वा या टंग। और कल अब इस पर चर्चा करेंगे। बाकी भाई आपके मन में कोनो सवाल वाल है, फटाफट नोट करके बता दिया करो, उसका उत्तर देने में हमें बड़ी दिलचस्पी होती है। बस खाली बदमाशी भरा सवाल मत करना, मौलिकता झलकनी चाहिए। हम समझते हैं कि इसमें बच्चे भी हैं, है ना। तो बच्चा है तो बचपना तो कर ही देगा, लेकिन अब इतना बचपना कर देगा तो बहुत मार मारेंगे, समझ लेना। ठीक। तो खान सर के, हाँ खान सर ने जो आपको पढ़ाया है वो बायो वाला फाउंडेशन, उससे बेनिफिट तो मिलेगा ही। सारा कुछ एनसीईआरटी ही तो है। तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, तभी तो पढ़ रहे हो, है ना। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। यूं ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते रहिए और हम आपको पीडीएफ देते रहेंगे, है ना। बिजनेस बिजनेस करते रहेंगे। एमसीक्यू करवाएंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो एटलीस्ट सबसे लास्ट में अपने हिसाब से, हाँ हाँ अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये बंद कर देना भाई।